वेलकम टू मिस्टर क्रिएटर जोन। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है कॉलोनी डेवलपमेंट रूल्स इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण एरिया होते हैं उसमें कॉलोनी का डेवलपमेंट कैसे करना है। एज ए आर्किटेक्ट, एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए डेवलपर, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर कॉलोनी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से कॉलोनी को प्लान करना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जो अर्बन एरिया था, मतलब ऐसा एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता है उसे हम अर्बन एरिया बोलते हैं। जैसे नगर पालिका होगी, आपके नगर निगम होगी, वो अर्बन क्षेत्र है। तो ऐसे एरिया में हमने क्या किया था, जो कॉलोनी का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में जाना था। अभी हमारा जो डिस्कशन है वो है जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर कॉलोनी का डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है, और वहां पर टीएनसी के रूल्स क्या क्या लागू होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं टीएनसीपी/एलपास। टीएनसीपी/एलपास इसलिए है कि दोनों के लिए ही ये रूल सेम होता है। यहां पर मैंने लिखा है एप्लीकेबल फॉर मध्य प्रदेश। ये जो रूल्स है ये मध्य प्रदेश के लिए, एमपी राज्य के लिए लागू होते हैं। तो हम समझते हैं जो डेवलपमेंट कॉलोनी का किस तरह होगा रूरल एरियाज में। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर किसी भी लैंड को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है लैंड यूज, मतलब उस पर्टिकुलर जमीन का भू उपयोग क्या है या भूमि उपयोग क्या है, लैंड यूज क्या है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है। सबसे पहले वो आपको फाइंड आउट करना है उस लैंड पर कॉलोनी का डेवलपमेंट या प्लान करने से पहले। दूसरा जो होता है मीन्स ऑफ एक्सेस, जाने का रास्ता। वो जो पर्टिकुलर कॉलोनी है उसमें जाने का रास्ता है या नहीं, मीन्स ऑफ एक्सेस है कि नहीं। अगर मीन्स ऑफ एक्सेस नहीं है अवेलेबल तो उस केस में आप वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जाने का रास्ता नहीं होता है। तो ये दो मेन चीजें होती है, एक तो आपका होता है भूमि उपयोग, लैंड यूज होता है, और मीन्स ऑफ एक्सेस, जाने का रास्ता, किसी भी कॉलोनी को डेवलप या प्लान करने के लिए। अब हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो था लैंड यूज। लैंड यूज के बारे में थोड़ा समझते हैं, कितने टाइप्स के लैंड यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेसिडेंशियल लैंड यूज हो सकता है, मिक्स्ड लैंड यूज हो सकता है जिसमें रेसिडेंशियल कमर्शियल सब मिक्स्ड हो। तीसरा जो कमर्शियल लैंड यूज वो भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के लैंड यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए जो लैंड यूज सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं रेसिडेंशियल। मिक्स्ड पर भी आप कॉलोनी को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ये पर्टिकुलर लैंड यूज रेसिडेंशियल नहीं होते, तो यहाँ पर आपको कॉलोनी का जनरल प्लान नहीं करना है, उसका लैंड यूज आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंड यूज होते हैं, लेकिन उसमें हम प्रेफर कौन सा करेंगे, रेसिडेंशियल, एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल, इस टाइप के लैंड यूज ही प्रेफर करेंगे कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए। तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्लियर होता है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट, वो था मीन्स ऑफ एक्सेस। मीन्स ऑफ एक्सेस था हमारा दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर मिनिमम 7.5 मीटर वाइड रोड, मतलब कॉलोनी में जाने के लिए आपको कम से कम 7.5 मीटर का रास्ता चाहिए, कम से कम, क्योंकि वहां पर जो प्लॉट्स होंगे वो आवासीय प्लॉट्स होंगे। आवासीय प्लॉट्स में जाने के लिए हमारे पास कम से कम 7.5 मीटर का रास्ता होना चाहिए। तो ये होता है आपका मीन्स ऑफ एक्सेस। ये सेकेंड पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, ये आपको यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाएगा। जब भी आप कॉलोनी को डेवलप करेंगे या फिर प्लान करेंगे तो उस केस में आपको क्या देखना है, व्हेन कॉलोनी प्लानिंग, क्या देखना है, चेक द ऑल रोड लेंथ इनसाइड आउटर बाउंड्री। जो कॉलोनी की आउटर बाउंड्री होती है, जो कॉलोनी का आउटर एरिया होता है, उसमें जो इनसाइड रोड होते हैं, जिसे बोलते हैं हम इंटरनल रोड्स, आंतरिक रोड बोलते हैं, उन रोड की जो लेंथ कितना है वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो उस रोड के लेंथ के बेसिस पे उसका विड्थ डिसाइड होता है। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है।
कॉलोनी में जो इंटरनल रोड्स होते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया फॉर इंटरनल रोड। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्राइटेरिया क्या क्या है किसी भी कॉलोनी में डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनल रोड्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्राइटेरिया है अप टू 150 मीटर रोड लेंथ। अगर किसी भी कॉलोनी में, ये आपकी पर्टिकुलर कॉलोनी है, यहाँ पर जो इंटरनल रोड है, ये वाला रोड है इंटरनल रोड, फिर ये वाला इंटरनल रोड हो गया, ये वाला इंटरनल रोड हो गया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रोड का लेंथ कितना है, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजर करेंगे इस रोड के लेंथ को, तो इस रोड का लेंथ कितना है उसके बेसिस पर उसका विड्थ डिसाइड होगा। तो यहाँ पर हमने देखा अगर 150 मीटर तक का कोई रोड लेंथ है कॉलोनी का इंटरनल, उस केस में आपको 7.5 मीटर मिनिमम विड्थ ऑफ रोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर बिटवीन 150 और 250 मतलब 150 से 250 मीटर के बीच है, उस केस में आपको 9.00 मीटर रोड का विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह बिटवीन 250 से 400 के बीच है, तो उस केस में आपको 12 मीटर का रोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहां से 400 मीटर से 1000 मीटर तक का कोई रोड का लेंथ है, तो 18 मीटर का आपको रोड का विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर इससे अबव है, मतलब 1000 मीटर या 1 किलोमीटर से ऊपर है, तो उस केस में आपको 24 मीटर का रोड का विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब किसी भी कॉलोनी में क्या होता है, जो रोड का लेंथ होता है उसके बेसिस पे उसका विड्थ डिसाइड होता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी भी कॉलोनी डेवलपमेंट में, चाहे वह रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में, तो आपके लिए क्या है, दोनों के लिए एक क्राइटेरिया होता है ओपन स्पेस और दूसरा होता है आपका सर्विस एरिया। ओपन स्पेस आपका गार्डन हो सकता है, ठीक है। तो सर्विस एरिया और ओपन स्पेस का हम क्या देखते हैं, इस सर्विस एरिया होता है जिस कॉलोनी को यहाँ से सर्विस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओपन स्पेस जो है वो 10% है। मतलब किसी भी कॉलोनी में मिनिमम जो आपका नेट प्लानिंग एरिया होता है, नेट प्लानिंग एरिया का 10% आपको ओपन स्पेस प्रोवाइड करना है। इसके बाद जो आपका सर्विस एरिया होता है, ऐसे ये 1% मिनिमम होना चाहिए। 1 से 1.5% के बीच वेरी करता है, तो मिनिमम 1% आपको सर्विस एरिया प्रोवाइड करना है। मतलब मान लिया कि एक कॉलोनी का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर है, उस केस में आपको 10 स्क्वायर मीटर क्या करना पड़ेगा, ओपन स्पेस या पार्क के रूप में देना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है, जो 1% मतलब 1 स्क्वायर मीटर क्या देना पड़ेगा, सर्विस एरिया देना पड़ेगा। 100 स्क्वायर मीटर का 1% 1 स्क्वायर मीटर देना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स है सर्विस एरिया और ओपन स्पेस का, ये दोनों आपके जो अर्बन एरिया होते हैं और रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, दोनों के लिए बराबर ही होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं वो रूरल एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस एरिया में कॉलोनी प्लान करना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो EWS और LIG को प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। जैसा कि आप अर्बन एरिया में EWS और LIG को प्लान करते हैं, उससे थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर आपको रूरल एरिया में EWS और LIG के जो प्लॉट्स हैं या फिर ड्वेलिंग यूनिट्स हैं कैसे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर हम समझते हैं इस प्लॉट्स को कैसे प्रोवाइड करना है। तो जो टोटल जनरल प्लॉट एरिया होता है, मान लिया किसी भी रूरल क्षेत्र में 100 स्क्वायर मीटर, कितना है 100 स्क्वायर मीटर है, तो उसका 6% एरिया आपको कैलकुलेट करना है। उसका 6% आपने कैलकुलेट किया तो 6 स्क्वायर मीटर कैलकुलेट हुआ। अब आपको LIG और EWS कैसे प्रोवाइड करना है। जो 6 स्क्वायर मीटर है उसका जो 50% पार्ट है 6 स्क्वायर मीटर का, मतलब 3 स्क्वायर मीटर, वो आपका EWS में चला जाएगा और दूसरा 50% जो रिमेनिंग है वो भी 6 स्क्वायर मीटर का 3 स्क्वायर मीटर निकलेगा, LIG में चला जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि
LIG और EWS के जो प्लॉट्स होते हैं वो टोटल जो जनरल प्लॉट एरिया होता है उसका 6% पहले फाइंड आउट करना है और उसका 50-50% क्या करना है आपको। तो यहाँ पर हम अर्बन कॉलोनी प्लान करते हैं, उस केस में थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है। अब आपने जो रूरल एरिया होता है उसमें EWS और LIG के प्लॉट्स आपने प्रोवाइड कर दिए। अब उनका मिनिमम एरिया क्या रखना है और फ्रंटेज क्या रखना है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये जो मिनिमम एरिया और फ्रंटेज होता है ये अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में बराबर ही होता है। तो यहाँ पर EWS का जो मिनिमम एरिया आपको कितना रखना है अगर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर 30 से 40 स्क्वायर मीटर के बीच एरिया होना चाहिए EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। ठीक है। दूसरा LIG है, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो LIG प्लॉट उस केस में 41 से 96 मतलब 41 से 96 स्क्वायर मीटर आपको LIG का एक प्लॉट का एरिया मिनिमम प्रोवाइड करना है। उसके बाद EWS का जो फ्रंटेज होता है वो मिनिमम 3 मीटर आपको लेना है। मतलब जो प्लॉट का फ्रंट होगा, मान लिया प्लॉट है आपका, इसका फ्रंट हो जाएगा, ये वाला फ्रंट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं फ्रंटेज। ठीक है, ये हो जाएगा आपको फ्रंटेज। तो ये फ्रंटेज आपको मिनिमम 3 मीटर प्रोवाइड करना है। दूसरा LIG का फ्रंटेज आपको मिनिमम 4.5 मीटर प्रोवाइड करना है। मतलब आपको मिनिमम फ्रंटेज और मिनिमम जो एरिया होता है EWS और LIG का वो इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। इसी तरह से आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।